आपको जो 2 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए गए थे, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स के, क्या आप लोग को समझ आ गए थे सब? उसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात पूछने वाली हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की चेक की थी, तो बस ये 2 रहती हैं मेरे ख्याल से जो मैंने चेक नहीं की हैं, बाकी सब बच्चों की बहुत अच्छी थी, डिटेल्ड भी काफ़ी थी और ईज़ी भी थी, जो याद करने में भी ईज़िली आपको हो जाएँगी। जिनकी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा डाटा एक्सप्लेन से डिफ़ाइन किया हुआ था, मैंने उनका कमेंट भी किया था उनको कि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो उसके बारे में तो आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं। तो हमारा वो लेसन नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है? जिसके अंदर हमने अपनी वेरिएबल की टाइप्स को देखा था, वेरिएबल्स के स्केल्स मेंशन किए थे हमने वहाँ पे, सब कुछ रीड आउट किया था। तो वो लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया चुका है, ठीक है? जो कि ज़्यादातर थियरी पे बेस कर रहा था। आज हमने स्टार्ट करना है अपना यूनिट नंबर 2, ठीक है? जिसका नेम है ऑर्गेनाइज़िंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। ठीक है? जो कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ और डाटा को किस तरह हम डिस्प्ले करेंगे, इस चैप्टर में हमने सब ये डिस्कस करना है। ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइज़िंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा है क्या? ठीक है? In biostatistics, organizing and displaying data involves the process of collecting, arranging, and presenting data related to health, medicine, and biology in a clear and meaningful way to facilitate understanding, analysis, and interpretation. बायोस्टैटिस्टिक्स में हम ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा का यूज़ क्यों कर रहे हैं? बायोस्टैटिक्स के थ्रू ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा जो है वो हमारा किस लिए यूज़ होता है? डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को अरेंज करने के लिए और डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। कहाँ प्रेजेंट, कहाँ अरेंज और कहाँ कलेक्ट करने के लिए? इन हेल्थ, मेडिसिन और बायोलॉजी के अंदर एक क्लियर और मीनिंगफुल वे रिजल्ट निकालने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद इन द डाटा, मेकिंग इट ईजियर टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। अब ये हमें कहाँ कहाँ हमारी मदद करता है? हमारे पैटर्न्स के, ट्रेंड्स को और डाटा के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देता है और मेक इट एज इजी एनालिसिस। और इसको जब हम एनालाइज करते हैं डाटा को, तो वो उसके लिए इजी वे हमें बताता है, ठीक है? और डाटा की इन्फॉर्मेशन को किस तरह हमने इंटरप्रेट करना है, उसके लिए भी काफ़ी ये हमारी हेल्पफुल है, ठीक है? उसके अलावा आप मुझे, कोई भी स्टूडेंट्स, आप मुझसे बीच में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जो चीज़ समझ ना आया करे। मुझे इस तरह पढ़ाने का कोई मज़ा नहीं आता या मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं वाक़ई एक ज़ूम सेशन ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड ले रही कर रही हूँ और आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। कम से कम कोई स्टूडेंट इस तरह माइक ऑन करके रिस्पॉन्स कर सकता है कि मुझे कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ईज़िली जवाब अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है? ताकि उस तरह मुझे पता लग जाता है कि नेट वाक़ई काम कर रहा है, मेरी आवाज़ जा रही है, स्टूडेंट्स को उनकी मुझे आ रही है, तो इस तरह काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। हमने वो देखा कि ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा को हम बायोस्टैटिस्टिक्स में यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा है क्या, ठीक है? बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन्वॉल्व्स अरेंजिंग डाटा ऑन अ स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल फॉर्मेट। इसमें हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग डाटा के अंदर स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल फॉर्मेट यूज़ करते हैं टू फैसिलिटेट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अपने एनालिसिस के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड और वेल लॉजिकल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो स्टेप्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है डाटा कलेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? गैदरिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा लेते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं, गैदर कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड हमारे पास है डाटा क्लीनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने एरर्स को रिमूव करते हैं, रिमूविंग एरर्स, और डाटा की कंसिस्टेंसी को कम करते हैं, ठीक है? अगर हमने करनी होती हो या कंसिस्टेंसी बढ़ानी हो तो उसमें वो भी कर सकते हैं। एंड मिसिंग वैल्यूज़, और जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे ये कहते हैं डाटा क्लीनिंग। अब ये सारा काम कौन कर रहा है? डाटा क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग डाटा के अंदर, ठीक है? थर्ड हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, मतलब हम इसके अंदर फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, डाटा को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। फोर्थ हमारे पास जो है
स्टेप वो है डाटा रिडक्शन, जिसके अंदर हम डाटा को क्या कर लेते हैं, डाटा की रिडक्शन को कम या ज़्यादा करते हैं, जिसके अंदर हम अपने डाटा को एग्रीगेटिंग करते हैं, फिल्टरिंग और समराइज मतलब अरेंज कर लेते हैं एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर, ताकि उसके अंदर कोई एरर का चांस ये ना आए, बिल्कुल भी एक इजीली डाटा अवेलेबल हो हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेइंग डाटा। पहले हमने डिस्कस किया ना कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या है। अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेइंग डाटा को। डिस्प्लेइंग डाटा इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग डाटा इन अ विजुअल एंड मीनिंगफुल फॉर्मेट। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते हैं, विजुअल एंड मीनिंगफुल फॉर्मेट। विजुअल मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हमने डाटा को किसी भी ग्राफ या चार्ट पे दिखा सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम दूसरा नाम कहते हैं विजुअलाइजेशन का, कि डाटा को डिस्प्ले इस तरह हम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम विजुअल एंड मीनिंगफुल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, क्या किस लिए यूज़ करते हैं, टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्प्ले डाटा के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपना चूजिंग अ विजुअलाइजेशन टूल, हम अपना टूल चूज़ कर लेते हैं कि हमने इस टूल के थ्रू अपने डाटा को क्या करना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम अपने विजुअलाइजेशन टूल चूज़ कर लिए कि इस टूल के थ्रू हमने ये यूज़ करना है अपने डाटा के अंदर। सेकंड हमारे पास है क्रिएटिंग अ विजुअलाइजेशन। अब हमने टूल चूज़ कर लिया, अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, यूजिंग द चूजन टूल टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन। थर्ड हमारे पास है कस्टमाइजिंग द विजुअलाइजेशन। अब हम अपनी विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम टेलिंग द विजुअलाइजेशन टू मेक इट क्लियर एंड मीनिंगफुल। अब उसके अंदर हम अपने डाटा को अपीयर कर देते हैं, ठीक है, कि डाटा को इस तरह क्लियर करते हैं कि वो समझ में आ जाए और वो इजीली हम उसको काम में लेके आ सकें। इस तरह डाटा रिप्रेजेंट नहीं करते ग्राफ्स के अंदर या हम विजुअलाइजेशन के अंदर कि डाटा के समझ ही नहीं आनी चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, उसको कस्टमाइजिंग करते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारे पास है इंटरप्रीटिंग। अब हमने उसको डाटा को विजुअलाइजेशन टूल पे अपीयर कर दिया, उसको क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर काम भी कर लिया सब कुछ। अब लास्ट स्टेप क्या है कि उसके अब हमने इंटरप्रेटिंग करनी है, डाटा को एनालाइज करना है, ठीक है, विजुअलाइजेशन को अपनी, फिर हमने अपने कंक्लूजन हमने क्या कर देने हैं, ड्रॉ कर देने हैं। ये सारा डिस्प्लेइंग डाटा है, ठीक है। समझ आ गया। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग डाटा और डिस्प्लेइंग डाटा को हम क्यों यूज़ करते हैं बायोस्टैटिक्स के अंदर, और ऑर्गेनाइजिंग डाटा और डिस्प्लेइंग डाटा है क्या, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या है, जिसके अंदर डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के थ्रू। और जो हमारा डिस्प्लेइंग डाटा है, डिस्प्ले से ही जाहिर है कि किस चीज़ को आप डिस्प्ले किस तरह करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले मतलब विजुअलाइजेशन करते हैं हम अपने, जिसके अंदर हम विजुअल फॉर्मेट का यूज़ कर रहे होते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा की अब कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। वो कहते हैं बहुत सारी टाइप्स हैं वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा की, कुछ यहाँ मैंने मेंशन किए जो कि हम आगे मजीद डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है टेबल्स, ठीक है। जब हमने डाटा को प्रेजेंट करना होता है तो टैबुलर फॉर्मेट के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेबल्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डिजीज़ के आउटकम्स आए हुए हैं या हमारे पास किसी पेशेंट का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हमने उसको एक टेबल फॉर्मेट में यूज़ करना है, मतलब हम कहते हैं कि वो टैबुलर फॉर्मेट में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेबल्स का यूज़ करेंगे। सेकंड वन इज़ चार्ट्स, ठीक है। यूजिंग चार्ट्स टू डिस्प्ले डाटा, हम डाटा को जब डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चार्ट्स यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से चार्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड लाइन चार्ट्स। इन और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं जो कि हमने इस कोर्स में स्टडी करने में सिर्फ वही मेंशन किए हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास है ग्राफ्स। विजुअलाइजेशन डाटा, जब हमें डाटा को विजुअलाइज करना होता है उसके लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कैटर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट्स, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ वन इज प्लॉट्स। हम प्लॉट्स क्यों यूज़ करते हैं, क्रिएटिंग प्लॉट्स टू डिस्प्ले डाटा, ये भी डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइन प्लॉट्स, बार प्लॉट्स एंड स्कैटर प्लॉट्स। मजीद ही मैं इनको आपको बता रही हूँ ना इनके टाइप्स के बारे में, फिर आगे हम मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्लॉट्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स को, टेबल्स को, ये हमारे, आप समझ लें कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, हमने इनको ही ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिफ्थ पे हमारे पास है मैप्स। यूजिंग मैप्स टू डिस्प्ले जियोग्राफिकल डाटा, ठीक है, जब हमने जोग्राफियाई तौर पर कोई डाटा दिखाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं। टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं कि ये टाइप्स हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा के अंदर, और इंशाल्लाह मजीद आगे हमने इसी
ओ सॉरी, नेट का काफ़ी इशू होता है इस टाइम। हमने लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा की टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक आवाज़ आई थी किसी को? कोई मुझे बता मैम आपकी सकता है? आवाज नहीं समझ आ में रही। आ गया था? यस मैम, हो गए थे यहाँ तक। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। फ्रेंड्स, अब आवाज़ आ रही है? क्या में से कोई मुझे बता सकता है कि आवाज़ आ रही है मैं जो बोल रही हूँ, या नहीं आ रही है? मैम आ मैम रही आ है अब। रही। मैम आवाज ब्रेक हो जाती है बार बार। मैम अभी क्लियर आ रही थी थोड़ी देर पहले आपकी। अभी हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा को स्टडी किया है कि हमने कौन कौन सी टाइप्स हैं डिस्प्लेइंग डाटा की, ऑर्गेनाइजिंग डाटा की, जो कि हम यूज़ करते हैं बायोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, कुछ मैंने डिस्कस किए हैं, शायद आवाज़ नहीं आई तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कि टेबल यूज़ करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं, ग्राफ्स यूज़ करते हैं, प्लॉट्स एंड मैप्स। ये सारी टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा की, जो कि हम बायोस्टैटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट डाटा के लिए। ठीक है, अगर हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हम टेबल्स, चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं। और अगर हमें डाटा को विजुअलाइज करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम ग्राफ्स, प्लॉट्स एंड मैप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कुछ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा के? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, या हम रियल लाइफ में भी अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका फ़ायदा देखते हैं ना कि आखिर उस चीज़ के क्या बेनिफिट हैं जो हम इसको परचेज कर रहे हैं। तो बायोस्टैटिक्स के अंदर भी अगर हम कोई एप्लीकेशन या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं। ठीक है, कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं जो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, या हम ये कोर्स स्टडी कर रहे हैं। जब हम ये कोर्स स्टडी करें, इसके भी तो एक फ़ायदा है ना, क्योंकि इसका फ़ायदा इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं हम इसको स्टडी करते। तो हर चीज़ का एक बेनिफिट होता है। इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा ऑफर सेवरल बेनिफिट, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। सबसे पहला जो है वो है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, फैसिलिटेट कंप्रीहेंशन ऑफ कम्प्लेक्स डाटा। कोई भी डाटा हो, ठीक है, उसको हम जो समझते हैं उसके अंदर आसानियाँ लेके आता है, ताकि हमें उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो हमारे लिए। सेकंड, हमारे पास है बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज या हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डिसीजन बनाते हैं, तो वो हमारे डिसीजन को बेहतर बनाता है। ठीक है, उसको आसानी से इनेबल करता है हमारी डिसीजन के ऊपर। थर्ड, हमारे पास है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, हम जो वर्क कर रहे हैं, हमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसको हम मजीद इतना अच्छा कर सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फोर्थ, हमारे पास है इनहेंस कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन को इनहेंस करता है। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा के अंदर। और इसको हम अपनी रियल लाइफ में जब यूज़ करते हैं, तो हमें ये सारे बेनिफिट्स नज़र भी आ रहे होते हैं, कि जो हमने स्टडी किए हैं तो ये काम में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स।
Several tools and techniques are available for organizing and displaying data. जिस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डिफरेंट टूल एंड टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्प्रेडशीट। अगर हम स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं, गूगल शीट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें डाटा को विजुअलाइज करना हो तो उसके लिए हम टैबली यूज़ करते हैं, पावर बीआई यूज़ करते हैं। ठीक है, D3.GA यूज़ करते हैं। ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या टेक्निक्स या टूल्स हैं जो कि हम अपने यूज़ करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले करने के लिए। अगर हमने स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे होते हैं। आर है, python है, SAS हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन टूल्स एंड टेक्निक को यूज़ करने से हमें क्या होता है कि डाटा को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने में और डिस्प्ले करने में मदद मिलती है, वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अदर नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। डाटा को जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसा कि डाटा समराइजेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे कि मैं अक्सर वर्ड यूज़ कर रही थी डिस्प्ले डाटा के बजाय विजुअलाइजेशन का, क्योंकि काम ही बेसिकली इसका विजुअलाइजेशन का है ना, इन दोनों का। तो इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं। इसको हम डाटा रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि डाटा को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसको हम EDA भी कहते हैं, मीन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस भी कहते हैं। 6 में हम इसको डाटा माइनिंग का नाम भी दिया जाता है। इसको बिजनेस इंटेलिजेंस का भी नाम दिया जाता है। डाटा साइंस का भी नाम दिया जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। डाटा एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है इसको। डाटा प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है इसको। इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। मतलब ये सारे डिफरेंट नेम्स हैं जो कि हम ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा को देते हैं। ठीक है, दीज नेम्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। अब बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये सारे नाम पढ़ते हैं क्योंकि इंटरचेंजेबली चेंज होते रहते हैं। टू रेफर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा, जो कि हम खसूसी यूज़ किया करते हैं ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इन बायोस्टैटिस्टिक्स। अब इसकी क्या टेक्निक्स हैं डिस्प्ले डाटा की और ऑर्गेनाइजिंग डाटा की बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिकली एडिशनली सम स्पेसिफिक टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो कुछ ये हैं। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। बार चार्ट यूज़ करते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। बॉक्स प्लॉट, हीट मैप्स, टेबल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सर्वाइवल एनालिसिस, इनमें से कुछ हैं जो डाटा हम ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ जो हैं डिस्प्लेइंग डाटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंशाल्लाह हमने फर्दर टॉपिक्स अपने यही डिस्कस करने हैं मज़ीद, हमारे टॉपिक यही हैं। ठीक है, ये टेक्निक जो है हेल्प टू एक्सट्रैक्ट इंसाइट्स एंड मीनिंग फ्रॉम डाटा। ये जो टेक्निक्स हैं ये डाटा को समझने में मदद देती हैं। ठीक है, एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग इफेक्टिवली, हमारी कम्युनिकेशन की जो फाइंडिंग्स है उसको मज़ीद क्या करती हैं, मुतासिर करती हैं। ये सारी टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस पर कि डिस्प्लेइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले हमने बेनिफिट्स में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। ये भी हमने पीछे पढ़ ली है कि अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है उसको इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। हम जो पैटर्न टैलेंट जो रिलेशन यूज़ कर रहे होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डाटा, जो भी डाटा की कॉम्प्लेक्शन है उसको समझने में ईजिली समझने में मदद देती हैं। ठीक है, इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन, क्लियर एंड कॉन्शियस डाटा प्रेजेंटेशन फैसिलिटीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फाइंडिंग टू अदर्स। ठीक है, डाटा के कॉन्शियस को और क्लियर करता है, हमारी प्रेजेंटेशन को क्लियर करता है, और इफेक्टिव है कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके लिए। थर्ड हमारे पास है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइज डाटा इनेबल फास्टर एनालिसिस। ऑर्गेनाइजिंग डाटा जो है वो एक फास्टर एनालिसिस है, रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंट ऑन डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, जो कि डाटा की मैनिपुलेशन और एनालिसिस को बहुत ज़्यादा टाइम से बचाता है। ठीक है, फोर्थ वन इज़ बेटर डिसीजन मेकिंग। अब हम कोई डिसीजन करते हैं, हमने कोई डाटा ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हमने कोई डिसीजन प्लान किया हुआ है कि हमने इस तरह करना है, तो उसको मजीद क्या करता है, ये बेटर करता है। एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा प्रेजेंटेशन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अगर हम डाटा को अपना एक्यूरेट रखेंगे और रिलायबल डाटा होगा हमारा, तो वो उसकी प्रेजेंटेशन होगी, उसके डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन के अंदर, पब्लिक हेल्थ में और हेल्थ केयर पॉलिसी के अंदर जब भी हम कोई डिसीजन बनाते हैं या कोई नई एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें मदद देता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा, जो कि मदद देता है हमारे बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। फिफ्थ वन इज एरर डिटेक्शन। मतलब हमारे डाटा के अंदर कोई भी एरर आ गया, उसकी डिटेक्शन को
और एरर को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा हेल्प टू आइडेंटिफाई एरर, जो कि एरर को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसकी इनकन्सिस्टेंसी को कम करता है और मिसिंग वैल्यूज़ को कम करता है। तो ये सारा काम किसका है? एरर डिटेक्शन का है। 6 पे हमारे पास है डाटा विजुअलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइज डाटा इनेबल विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस और फाइंडिंग्स। ठीक है, हमारे रिजल्ट को क्या करता है? वैलिडेशन बनाता है और इंक्रीजिंग हमारे जो फाइंडिंग्स हैं, जो हमने सर्च किया होता है कोई भी डाटा, हमने उसको अरेंज कर रहे हैं तो उसकी विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है हमारी। थर्ड हमारे पास है रिसर्च एंड पब्लिकेशन। वेल ऑर्गेनाइज डाटा इज एसेंशियल फॉर रिसर्च पेपर एंड पब्लिकेशन। अगर हमारे पास डाटा हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है, अगर हम इसकी हेल्प लेते हैं ना डाटा ऑर्गेनाइजेशन की और डिस्प्लेइंग डाटा की मदद लेके, अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमारे रिसर्च पेपर के लिए और हमारी पब्लिकेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होता है। लास्ट वन इज हमारे पास है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत हेल्पफुल है। ऑर्गेनाइज डाटा जब हमारे पास होगा तो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, ठीक है, एंड प्रोफेशनल्स की मदद करता है अंडरस्टैंड करने में कम्प्लेक्स डाटा को। बायोस्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट को भी मदद देता है। आप कुछ देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। जब हमको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये तो नहीं कि सिर्फ हम उसके खाली एडवांटेजेस देख रहे होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं उसके। ठीक है, सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग। इसमें ज़ाहिर बात है हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा ले रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग तो है। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स का डाटा लिया है, ठीक है, अब उसको हमें कलेक्ट करने में ही वाली बात है बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर मेथड्स अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये है टाइम तो लगता है, लेकिन फिर वो बाद में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है कि हमने स्ट्रैटेजी जब अप्लाई की है अपनी उसके ऊपर और हमें एक अच्छा डाटा मिल गया। टाइम कंज्यूमिंग तो है बिल्कुल ये। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस स्पेशली फॉर अ लार्ज डाटा सेट्स। वही बात है कि अगर हमारे पास शॉर्ट डाटा है, मतलब सिंपल डाटा हमने लिया हुआ है, तो वो तो हमारे लिए ईजी है। लेकिन जब हमारे पास डाटा आता है ना, लार्ज डाटा सेट्स आ जाते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं कि हमने उसको करेक्ट किस तरह करना है, उसको एनालिसिस करने में भी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि जब डाटा बड़ा होता है उसमें हम कोई जब मेथड अप्लाई करते हैं तो एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें मसला फिर आ जाता है। सेकंड हमारे पास है रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव डाटा को ऑर्गेनाइजेशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स डाटा विजुअलाइजेशन। मीन्स क्या है कि एक्सपर्ट जो होते हैं, जो कि हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो होती हैं कि इस तरह आपने डाटा को सेट करना है, इस तरह इसको डिस्प्ले करना है, इस तरह ऑर्गेनाइज करना है, तो हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें भी ये भी एक डिसएडवांटेज में इसलिए है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स, हम किसी की रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह फुलफिल नहीं कर सकते ना, कि अगर उसने हमें किसी ने कहा है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इस तरह डाटा को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कई जगह ऐसे होती है कि हमें खुद का ही एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा होता है, हम कहते हैं कि इसमें ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट की राय क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भी काफ़ी डिसएडवांटेज में आ जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास है डाटा क्वालिटी इश्यूज। डाटा की क्वालिटी इश्यूज बहुत होते हैं कि अगर हमारे पास पुअर डाटा क्वालिटी हो तो उसकी हमें बहुत मुश्किलात आती हैं, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है कि मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन में मसले आ जाता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डाटा क्या हो, पुअर क्वालिटी का हो, तो भी उसमें काफ़ी सो मसाइल आ जाते हैं, तो इसलिए हमें ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। वही बात है कि अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, तो उसमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, तो उसके लिए हम उसको सही तरह समझ नहीं पा रहे होते, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, तो फिर ज़ाहिर बात है उसके अंदर मुश्किलात आ जाती हैं, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है उसका। लास्ट हमारे पास जो है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन भी तभी होती है जब हमारे पास क्या होता है, डाटा को हम ऑर्डर नहीं दिया होता, कोई उसका इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन आ जाती है, मतलब हमने सारा कोई डाटा बना लिया, लेकिन अगर उसके कंक्लूजन में भी मिस्टेक आ जाती है तो वो उसमें भी बड़ा मसला हो जाता है, तो मिस इंटरप्रिटेशन आ जाती है। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इन बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिक्स के अंदर जो हम
ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा के एडवांटेज, छोटे छोटे एडवांटेज देखने का ये फ़ायदा होता है कि रिसर्चर्स और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि ये यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा को और डिस्प्लेइंग डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो वो इसको अपने की कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए इसको यूज़ करते हैं कि अगर हमने इस डाटा का इस तरह यूज़ करना है तो हमें एडवांटेज होगा, अगर हमने इस डाटा को इस तरह राय अमल में लेके आना है तो हमें डिसएडवांटेज होगा। तो वो डाटा उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं, ना ज़्यादा डाटा लिया जाता है ना उसके लिए कम लिया जाता है, एक अकॉर्डिंग टू अवर लिमिट हम वो डाटा को लेते हैं, तो रिसर्चर्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो उनको डिसीजन मेकिंग में भी फ़ायदा होता है और अपनी हेल्थ केयर आउटकम को भी इम्प्रूव करने में फ़ायदा होता है। बायोस्टैटिक्स के अंदर जब देखें अगर, तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर भी फ़ायदा होता है काफ़ी, और हेल्थ केयर आउटकम्स के अंदर भी। तो ये कुछ हमने जो सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने रीड आउट किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि जब हम इसके ऊपर हम अपने डाटा के ऊपर बहुत सारी इस पे लगाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग डाटा के हम टाइप्स को लगाएंगे, सॉफ्टवेयर से अप्लाई करेंगे, तो उसमें हमें भी कुछ माइंड में होगा कि ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं और ये इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम इसको यूँ यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमें डिसएडवांटेज का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर हम यूँ करेंगे तो हमें एडवांटेज होगा अगर डाटा को हम इस तरह हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था कि आपको बेसिकली बताना कि बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा है क्या। ठीक है, उसकी कुछ हमने देखी, उसकी डिफाइन देखी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग डाटा है क्या उसको डिस्कस किया था, डिस्प्लेइंग डाटा को डिस्कस किया है। उसके अलावा हमने कुछ टाइप्स देखी हैं इसकी, और यही टाइप्स हैं जो कि आगे हमारे कंटेंट्स भी हैं जो आगे हमने अपना टेबल फर्दर डिस्कस करना है चैप्टर के अंदर। टेबल्स को डिस्क्राइब करेंगे, चार्ट्स को, ग्राफ्स को, प्लॉट्स और मैप्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर हमने इसके बेनिफिट्स देखे हैं। बेनिफिट देखने के बाद फिर हमने इसके कुछ टूल एंड टेक्निक्स की तरफ गए हैं कि अगर हम इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा के लिए, तो हम ये टूल एंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हमने देखे हैं कि बायोस्टैटिक्स के अंदर ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, वो देख लें। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेस्ट बन के आया या क्विज आया हमारे पास, अगर उसमें ये कहा गया कि डाटा विजुअलाइजेशन, डिफाइंड डाटा विजुअलाइजेशन, तो हम एकदम कंफ्यूज ना हो जाए कि डाटा विजुअलाइजेशन है क्या। इसलिए ये सारे नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई किए कि इनमें कोई भी नाम यूज़ किया जा सकता है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। तो नाम काम वो है एक ही चीज़, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन डाटा किस तरह करते हैं, डिस्प्लेइंग डाटा, ये सारे नाम इसलिए यहाँ पे मेंशन किए थे मैंने। उसके बाद कुछ हमने टेक्निक्स देखी थी कि ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा की हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, वो मैंने यहाँ मेंशन की थी। उसके बाद हमने कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं अपने इस लेक्चर में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, प्लीज लेक्चर से पहले, जैसे आज लेक्चर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर किस वक्त है और किस दिन है, पहले से प्लीज बता दें ताकि बंदा प्रिपेयर हो जाता है। ओके ओके, मुझसे ना ऐसे एक स्टूडेंट, मैंने मैसेज ना करना था लेकिन मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज करके ना पूछा था कि आज आपकी क्लास होगी, तो मैंने बताया था। सॉरी, टाइम मेंशन नहीं किया मैंने। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये भी मेंशन हो जाएगा। क्योंकि मैम वो एक्चुअली हम लोग सारे जॉबियन हैं, तो पहले से प्रिपेयर हो ना बंदा, तो बंदे को पता होता है कि कहाँ जी पे जी, है और बिल्कुल बंदा बिल्कुल। लेक्चर्स के लिए ना रेडी। जी जी, यू आर राइट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मज़ीद आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, और आई थिंक नेट का इशू की वजह से मुझे रीज्वाइनिंग करनी पड़ी थी जूम मीटिंग, तो शायद रिकॉर्ड ना हुआ हो। वैसे भी मुझे अगेन मैं रिकॉर्ड करती ही हूँ, क्योंकि नेट के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग की है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, तो अभी मुझे दोबारा से ही करती हूँ मैं इसको रिकॉर्ड ना। तो इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, और इंशाल्लाह आज एक असाइनमेंट भी मैं असाइन करूँगी आपको। काइंडली वो असाइनमेंट आप टाइम पे ही मुझे सबमिट करवा दिया करें। मैम पीपीटी प्लीज। जी जी, वो भी। मैम जी काइंडली, पीपीटी। मैम जो भी असाइनमेंट यानी असाइन करेंगे ना, वो प्लीज क्वेश्चन जो है वो छोड़ दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने करना है। जी जी, इंशाल्लाह मैं आपको बताती ही हूँ कि आपने कौन सा टॉपिक देती हूँ, तो मैं उसके बारे में बताती भी हूँ आपको। मतलब जो आज समझाया इसी के अकॉर्डिंग मैंने कोई आपको क्वेश्चन असाइन करना है, आउट ऑफ नहीं करती मैं बिल्कुल भी। जी जी मैम, वो लास्ट टाइम असल में मुझे नहीं, मैंने लेक्चर नहीं सुना ना, ना ही पता था कि आपका लेक्चर हुआ है। मैंने बच्चों को देखा असाइनमेंट सेंड किया हुआ था, फिर मैंने असाइनमेंट के जो आंसर्स थे ना बच्चों के देख के
यानी अपने फेलोज के, तो फिर मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया है। जी जी बिल्कुल, मुझे आप तो देखें इसलिए मुझे इसका काइंडली पता आपको। लग रहा होता है कि कौन किसका देख के लिख रहा है। जिनको मैंने कमेंट्स पास किए हैं ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों ने नहीं कुछ एफर्ट दिखाई है। मैम, मैंने देख के नहीं लिया, लेकिन मैंने सिर्फ बच्चों का ना, यानी जो जैसे रोल थे और इस तरह मैंने बुक से लिया है, और मैंने खुद से ही वो टाइप करके फिर किया, क्योंकि मैं कल क्लास में बैठी हुई थी तो मैंने देखा तो लोग सेंड कर रहे थे, तो फिर हम्म। मैंने क्वेश्चन देखे, आंसर मैंने आपको दिया। नहीं नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डेली मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ, और आपको पीपीटी भी दी जाती है। उसके अलावा मैंने ये भी ऑफर की हुई है कि जूम मीटिंग जब हम ज्वाइन करते हैं अपना लेक्चर, पहले आप मुझसे प्रीवियस कुछ पूछना हो तो आप मुझसे डिस्कस किया करें। और आज फिर इंशाल्लाह जो असाइनमेंट दूंगी ना जी आपको, तो वो आपको लगेगा ही कि ये तो मैम ने जी आज पढ़ाया था लेक्चर के अंदर, और यही चीज़ वापस क्यों दी है। बेसिकली सिर्फ आपको असाइनमेंट इसलिए दी जाती है ताकि जब आप अपने हाथ से एक दफ़ा गुजार लेंगी ना, आपको उस चीज़ की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। जी जी मैम, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, लेकिन वो लास्ट टाइम या तो मेरे से मिस मिस हुई है, या मुझे लेक्चर्स के बाद में ना जो असाइनमेंट आपने साइन की थी ना, वो जी मुझे जी, नजर नहीं आई। लेकिन बल्कि मैंने अपने तो फेलोज मैसेज को पिन किया साइन। हुआ है, मैंने मैसेज पिन किया हुआ है ऑलरेडी कि ये आपकी असाइनमेंट है, और इंशाल्लाह जो आज करूंगी उसको भी मैं पिन करूंगी। ये लेक्चर भी आपके पास डिलीवर होगा, आपका पीपीटी फाइल भी होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, टॉपिक ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मेंशन किए हैं ना आपको, जी मैम। आप मजीद इसके बारे में सर्च करेंगे, ठीक है। आपको जो लगता है कि आपकी राय में जो आपने लेक्चर आज पढ़ा है, क्या क्या इसका फायदा है या क्या क्या इसका नुकसान है, वो आपने मेंशन करने हैं, ठीक है, उस असाइनमेंट में। जी मैम, थैंक यू। लेकिन वो एक्चुअली मैं खुद से भी आजकल हमारे रिक्रूटिंग और इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें बिजी होती हुई थी, इस वजह से मैंने जी जी। आपको कहा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ऑलमोस्ट कोशिश लेक्चर खुद ही ले लिया करूँ ना। जी तो ये तो वेल रिकॉर्डिंग एंड तो गुड है, बाद में ताकि समझ आती है, बिल्कुल लेकिन। वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको सेंड किया जाता है ना कि आप जी वहां से सुन थैंक यू लें, मैम। लेकिन इस तरह का फायदा ये है कि आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आई है, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं यहाँ पर। जी अभी भी बाय चांस मैंने नेट अपना जब देखा है, तो बीच में था कि लेक्चर ज्वाइन करे, तो तकरीबन आपका हाफ लेक्चर गुजर चुका था जब मैंने ज्वाइन किया। तो हाँ इसलिए जी। वो बंदा जब खुद से लेक्चर ले रहा हो, ज्यादा समझ आती है। तो इसलिए मैम काइंडली आप पहले से बता दें कि कब लेक्चर लिया करेंगे, ताकि एक दिन पहले बंदा ना वो प्रिपेयर होता है कि सुबह इतने बजे चले मैं लेक्चर आपको है, तो यहाँ भी बंदा बता रेडी रहे। देती हूँ कि हमारा लेक्चर हुआ करेगा मंडे टू फ्राइडे, और टाइमिंग सेम रहेगी 8 PM टू 9 PM। ठीक है मैम, मेरी इंशाल्लाह। कोशिश होती है कि मैं पूरे 8 बजे स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम आपको दिया होता है, तो मैं तो लेट नहीं होती हूँ। इंशाल्लाह मैम, मैं ऑलमोस्ट लेक्चर्स लेती होती हूँ, और मैं इंशाल्लाह कोशिश जी करूंगी। वेल एंड गुड, मुझे मैम आपके सुबह रिस्पॉन्स से 8, अंदाजा हो रहा है। मैम 8 से 9 सुबह में ना। नहीं नहीं, शाम में इस टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह शाम को तो मैं फ्री होती हूँ, सुबह में क्लास का इशू होता है, जी लेकिन इसी वजह इंशाल्लाह से मैं ना मैंने अगर इस टाइम मॉर्निंग। रखी है, ताकि इजीली हर कोई ज्वाइन कर सके ना। जी जी, जजाकल्ला मैम। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।